हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेयर वी डाइव इनटू ब्यूटीफुल स्टोरीज। मैं चाहती तो इस 6 घंटे के ड्राइव में कुछ भी कर सकती थी। बोहेमियन रैप्सडी को 60 बार सुन लेती या अपनी पुरानी दोस्त से बात कर लेती। शायद मेंटली खुद को प्रिपेयर करती कि मुझे यहाँ जेरेमी क्रॉफर्ड से दूर रहना है। लेकिन मैंने इन सब के बजाय वेरिटी क्रॉफर्ड की सीरीज़ का पहला ऑडियो बुक सुनना चूज़ किया। और जैसे ही ख़त्म हुआ मैं बिल्कुल शॉक हो गई। स्टीयरिंग व्हील इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि हाथ सफ़ेद पड़ गए, मुंह सूख गया था, लेकिन मुझे खुद का कॉन्फिडेंस कहीं पीछे एल्बनी में ही छूट गया लग रहा था। सच में वो बहुत अच्छा लिखती है। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का रिग्रेट हो रहा है। पता नहीं मैं उस लेवल तक लिख भी पाऊंगी या नहीं। और सोचने वाली बात यह है कि उसने ऑलरेडी इस सीरीज की 6 बुक्स लिख दी हैं, सब विलन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतनी क्रिएटिविटी एक इंसान के दिमाग में कैसे आ सकती है? फिर मैं खुद को समझाती हूँ, शायद बाकी 5 बुक्स उतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर याद आता है कि उसकी हर बुक रिलीज होते ही बेस्ट सेलर बन जाती है। मैं खुद को मैनहट्टन छोड़ते वक्त से भी ज्यादा नर्वस महसूस कर रही हूँ। कभी कभी लगता है वापस न्यूयॉर्क भाग जाऊं, लेकिन फिर याद आता है डाउट फील करना भी राइटिंग प्रोसेस का पार्ट है। मेरे लिए हर बुक कंप्लीट करने के 3 स्टेप्स होते हैं। 1, बुक स्टार्ट करो और जो लिखो उसे हेट करो। 2, फिर भी लिखते रहो और फिर भी हेट करो। 3, बुक फिनिश करो और प्रिटेंड करो कि तुम खुश हो। कभी भी ऐसा मोमेंट नहीं आता जब मुझे लगे कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख दिया है। अक्सर मैं शावर में रोती हूँ या कंप्यूटर स्क्रीन को ब्लैंक स्टेयर करती रहती हूँ। सोचती हूँ कैसे दूसरे ऑथर्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बुक्स प्रमोट करते हैं। मैं तो वो ऑकवर्ड राइटर हूँ जो बस बोल देती है, ठीक सी बुक है, पढ़नी है तो पढ़ लो। मुझे डर है कि ये राइटिंग एक्सपीरियंस पहले से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। पहले मेरी बुक्स ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते थे, तो प्रेशर कम था। लेकिन अब वेरिटी की वजह से हज़ारों रीडर्स की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं। अगर मैं फेल हुई तो सबको पता चल जाएगा, पब्लिशर्स को, जेरेमी को, शायद वेरिटी को भी। जेरेमी ने उसकी इंजरीज के बारे में क्लियरली कुछ नहीं बताया। मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग थीं। पहले बोला लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, फिर बोला वो घर पर रिकवर कर रही है। शायद सच छुपाया गया हो। मैं समझ सकती हूँ कि पब्लिशर्स को सीरीज कंप्लीट करनी है, ये उनका बिगेस्ट इनकम सोर्स है। मुझे ये काम मिलना एक ऑनर है, लेकिन मैं स्पॉटलाइट नहीं चाहती। मैं फेम के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए ये कर रही हूँ। सच ये है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। कार रेंट, स्टोरेज, अपार्टमेंट डिपॉजिट सब मैनेज करना है। मैं सिर्फ अपने बिल्स पे करना चाहती हूँ, बस इतना ही। मैं सोच रही हूँ कि क्रॉफर्ड हाउस से निकलने के बाद मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा है, शायद मुझे होटल में रहना पड़े। मतलब टेक्निकली मैं ऑलमोस्ट होमलेस हूँ, सिर्फ एक सूटकेस के साथ। और कुछ हफ्तों पहले ही मेरी इमीडिएट फैमिली का लास्ट मेंबर भी गुजर चुका है। क्या लाइफ और वर्स हो सकती है? फिर खुद को याद दिलाती हूँ, हाँ हो सकती है। जीसस लोअन, मैं खुद पर इरिटेट होती हूँ। इतने सारे राइटर्स इस अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ भी कर देते और मैं यहाँ अपनी लाइफ को रॉक बॉटम बोल रही हूँ। मुझे अपनी माँ के नज़रिए से लाइफ देखना बंद करना होगा। जब मुझे नॉवेल्स का एडवांस मिल जाएगा, सब बेटर हो जाएगा। तब मैं अपार्टमेंट्स के बीच भटक नहीं रही होंगी। मैं क्रॉफर्ड हाउस की एग्जिट पर मुड़ती हूँ। जीपीएस मुझे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी रोड पर ले जा रहा है, जहाँ दोनों तरफ डॉगवुड ट्रीज और बड़े बड़े घर हैं। जब मैं टर्न इन पर पहुँचती हूँ, रेंटल कार को पार्क करके एंट्रेंस को देखने लगती हूँ। 2 ऊंचे ब्रिक के पिलर्स ड्राइववे के दोनों तरफ खड़े हैं। ड्राइववे इतनी लंबी कि ख़त्म ही नहीं होती। बीच बीच में अंधेरा सा लग रहा है, जैसे घर खुद ट्रीज के पीछे छुपा हो। मेरे हाथ पसीने से भर जाते हैं। गेट खुला है तो मैं धीरे धीरे कार अंदर ले जाती हूँ। आयन गेट का डिज़ाइन स्पाइडर वेब जैसा लग रहा है, जो मुझे और अनईजी कर देता है। जैसे ही मैं हिल चढ़ती हूँ, घर दिखने लगता है। पहले रूफ दिखता है, स्टॉर्म क्लाउड जैसा ग्रे। फिर पूरा घर सामने आता है और मेरी सांस अटक जाती है। डार्क स्टोन से बना हुआ सिर्फ एक ब्लड रेड डोर उस ग्रे सीन में कलर ऐड करता है। लेफ्ट साइड पर आईवी चढ़ी हुई है, जो घर को और भी थोड़ा क्रीपी बना रही है। मुझे अपना पुराना छोटा सा अपार्टमेंट याद आता है। फेडेड वॉल्स, टाइनी किचन, 1970 का ऑलिव ग्रीन फ्रिज। वो पूरा अपार्टमेंट इस मॉन्स्टर जैसे हाउस के एंट्रेंस हॉल में फिट हो जाता। माँ कहती थी, घरों की भी सोल होती है।
अगर ये सच है तो वेरिटी क्रॉफर्ड के घर की सोल काफ़ी डार्क लगती है। ऑनलाइन फोटोज़ ने इस प्रॉपर्टी के साथ जस्टिस नहीं किया। मैंने आने से पहले इस घर को स्टॉक भी किया था। रियल्टर वेबसाइट के हिसाब से उन्होंने ये घर 5 साल पहले 2.5 मिलियन में खरीदा था और अब इसकी वैल्यू 3 मिलियन से भी ज़्यादा है। घर बड़ा और आइसोलेटेड है, लेकिन टिपिकल रिच वाइब नहीं देता। मैं ड्राइववे से आगे बढ़ती हूँ और सोचती हूँ कहाँ पार्क करूँ। लॉन परफेक्टली मेंटेन्ड है, पीछे एक लेक है जो पूरे प्रॉपर्टी के अक्रॉस फैला हुआ है। इतना सुंदर बैकग्राउंड है कि मुश्किल होता है बिलीव करना कि इस घर ने ट्रेजेडी देखी है। गराज के पास कंक्रीट पार्किंग स्पॉट देखकर मैं रिलीफ फील करती हूँ। इंजन बंद कर देती हूँ। फिर सोचती हूँ मेरी कार यहाँ बिल्कुल मैच नहीं करती। मैंने सबसे सस्ती रेंटल ली थी। आर्टिकल में पढ़ा था कि वेरिटी एक्सीडेंट के वक्त रेंज रोवर चला रही थी। मैं फ़ोन लेने के लिए पैसेंजर सीट की तरफ झुकती हूँ ताकि कोरी को टेक्स्ट कर सकूँ कि मैं सेफ पहुँच गई। जैसे ही मैं ड्राइवर साइड डोर पर हाथ रखती हूँ, मैं फ्रीज हो जाती हूँ। विंडो के बाहर एक चेहरा मुझे घूर रहा होता है। शिट, व्हाट द फक। दिल चेक करने के लिए मैं अपनी चेस्ट पर हाथ मारती हूँ। फिर रियलाइज़ होता है वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है। वो बस चुपचाप देख रहा है, जो और भी ज़्यादा क्रीपी लग रहा है। वो जेरेमी का मिनी वर्जन लगता है। सेम माउथ, सेम ग्रीन आइज़। मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि वेरिटी और जेरेमी के 3 बच्चे थे। शायद ये उनका छोटा बेटा है। मैं कार से बाहर आती हूँ। वो एक कदम पीछे हट जाता है। हे, मैं सॉफ्टली बोलती हूँ, तुम यहाँ रहते हो? वो जवाब नहीं देता, बस मुझे देखता रहता है। मैं घर की तरफ देखती हूँ और धीरे से बोलती हूँ, नाइस हाउस। वो मर्मर करता है, यूज्ड टू बी, और ड्राइववे की तरफ चलने लगता है। मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी दोनों बहनें खो दी हैं और पता नहीं अपनी माँ के साथ क्या हुआ। उसका दुख शायद उसके चेहरे पर लिखा हुआ है। मैं अपना सूटकेस बाद के लिए छोड़ देती हूँ और कार का डोर बंद करके उस छोटे लड़के के पीछे घर की तरफ चल पड़ती हूँ। वो सिर्फ कुछ फीट मेरे पीछे था जब उसने फ्रंट डोर खोला और घर के अंदर चला गया। फिर मेरे मुंह पर डोर बंद कर दिया। मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, सोचती हूँ शायद उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, लेकिन मैं फ्रंट डोर की फ्रॉस्टेड ग्लास विंडो से देख सकती हूँ कि वो घर के अंदर चला जाता है और मुझे लेने वापस नहीं आता। मैं उसे सीधा आसहोल नहीं कहना चाहती, वो एक छोटा बच्चा है और काफ़ी कुछ झेल चुका है, पर मुझे लगता है शायद वो थोड़ा सा आसहोल हो सकता है। मैं डोरबेल बजाती हूँ और वेट करती हूँ और फिर से वेट करती हूँ। मैं दोबारा डोरबेल बजाती हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जेरेमी ने जो ईमेल भेजा था उसमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर था, तो मैं उसे टेक्स्ट करती हूँ, इट्स लोएन, मैं तुम्हारे फ्रंट डोर पर हूँ। मैसेज भेजने के बाद मैं फिर से वेट करती हूँ। कुछ सेकंड्स बाद मुझे ऊपर से स्टेप्स की आवाज़ आती है। फ्रॉस्टेड ग्लास के थ्रू मुझे जेरेमी का शैडो बड़ा होता दिखता है, जैसे वो पास आ रहा हो। डोर खोलने से पहले वो 1 सेकंड के लिए रुकता है, जैसे गहरी सांस ले रहा हो। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे थोड़ा सुकून मिलता है कि शायद मैं ही अकेली नर्वस नहीं हूँ। थोड़ा अजीब है कि उसकी डिस्कम्फर्ट मुझे कंफर्ट दे रही है। शायद ऐसे काम नहीं करता होगा। वो डोर खोलता है और ऑल्दो हम कुछ दिन पहले मिले थे, वो थोड़ा अलग लग रहा है। पता नहीं क्या, पर उसके स्वेट पैंट्स और ब्लू बनाना फिश टी-शर्ट में एक मिस्टीरियस वाइब है। मेरे अंदर जो अजीब सी फीलिंग उठ रही है, मैं उसे इग्नोर करके स्माइल करती हूँ। हाय। वो मुझे 1 सेकंड तक देखता रहता है, फिर साइड हो जाता है और डोर ज़्यादा खोल देता है। सॉरी, मैं ऊपर था। मैंने क्रू को बोला था डोर खोलने के लिए, शायद उसने सुना नहीं। मैं फॉयर में स्टेप लेती हूँ। तुम्हारे पास सूटकेस है? जेरेमी पूछता है। मैं मुड़कर कहती हूँ, हाँ, बैक सीट में है, बाद में ले आऊँगी। कार अनलॉक्ड है? नहीं, मैं अभी आता हूँ। वो शूज़ पहनता है और बाहर चला जाता है। मैं धीरे धीरे घूमकर घर देखने लगती हूँ। ऑनलाइन जो पिक्चर्स देखी थी उनसे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर रूम की फ़ोटोज़ देख ली थी रियल्टर वेबसाइट पर। सिर्फ 5 फीट अंदर आते ही मुझे लग रहा है जैसे मैं यहाँ का लेआउट पहले से जानती हूँ। राइट साइड पर किचन है और लेफ्ट पर लिविंग रूम। बीच में एक एंट्री वे है जहाँ से स्टेयर्स 2nd फ्लोर तक जाती हैं। किचन अपडेटेड लग रहा है। डार्क चेरी कैबिनेट्स, शेल्व्स और लाइट वुड काउंटरटॉप। 2 ओवन्स हैं और ग्लास डोर वाला फ्रिज भी है। मैं फ्रिज को देख ही रही होती हूँ कि छोटा लड़का स्टेयर से भागते हुए नीचे आता है। वो फ्रिज खोलता है और डॉक्टर पेपर की बोतल निकालने लगता है, कैप खोलने में स्ट्रगल करता हुआ। मदद चाहिए? मैं पूछती हूँ। प्लीज़, वो कहता है, अपनी बड़ी ग्रीन आंखों से देखते हुए। मुझे यकीन नहीं होता मैं इसे आसहोल समझ रही थी। उसकी आवाज़ बहुत स्वीट है और हाथ इतने छोटे कि सोडा की बोतल भी नहीं खोल पा रहा। मैं उससे बोतल लेकर खोल देती हूँ और वापस दे देती हूँ। जेरेमी देख लेता है। मैं तुम्हें सोडा पीने नहीं देता। वो बोतल लेकर सिंक में डाल देता है। डिनर के लिए रेडी हो जाओ, मैं 1 मिनट में आता हूँ। क्रू नाराज़ होकर वापस स्टेयर्स चढ़ जाता है। जेरेमी हल्की सी स्माइल के साथ कहता है,
उस बच्चे पर कभी ट्रस्ट मत करना, हम दोनों से ज्यादा स्मार्ट है। तुम कुछ पीना चाहोगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो मेरा सूटकेस लेकर हॉलवे में चलता है। मैं तुम्हें मास्टर बेडरूम दे रहा हूँ, सब ऊपर ही रहेंगे, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा क्योंकि ऑफिस के पास है। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं रात रुकूंगी, मैं कहती हूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हें कम से कम 2 दिन रुकना पड़ेगा, शायद ज्यादा। वो सूटकेस बेड के पास रख देता है, क्लोजेट दिखाता है, यहाँ कपड़े लटका सकती हो। बाथरूम की तरफ इशारा करता है, टॉयलेटरीज वहाँ है, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू। मैं रूम को देखती हूँ, सब कुछ थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, स्पेशली जब मैं बेड की हेडबोर्ड पर दांतों के निशान देखती हूँ, जैसे किसी ने काटा हो। मैं तुरंत नज़र हटा लेती हूँ, डर के जेरेमी मेरे चेहरे पर मेरी सोच न पढ़ ले। उन्हें रोमांस के वक्त खामोश रहने के लिए हेडबोर्ड को काटना पड़ता था। क्या मैंने कभी इतना इंटेंस रोमांस किया है? क्या तुम्हें यहाँ 1 मिनट अकेले चाहिए या तुम मेरे साथ बाकी घर देखना चाहोगी? जेरेमी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, उसके पीछे पीछे चलते हुए। वो हॉलवे में गया, पर मैं बेडरूम के दरवाजे को देखते हुए रुक गई। क्या इस दरवाजे में लॉक लगता है? उसने बेडरूम के अंदर एक कदम पीछे लिया और डोर हैंडल को देखा। मुझे नहीं पता कि हमने इसे कभी लॉक किया भी है या नहीं। उसने हैंडल हिलाया। अगर तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो मैं कोई लॉक ढूंढ सकता हूँ। जब मैं 10 साल की थी तब से मैं कभी बिना लॉक वाले बेडरूम में नहीं सोई हूँ। मेरा मन किया कि मैं गिड़गिड़ाऊं कि वो लॉक ढूंढ दे, पर मैं और ज़्यादा इंट्रूसिव यानी दखल अंदाजी करने वाली नहीं बनना चाहती थी जितनी मैं पहले से हूँ। नहीं, इट्स फाइन। उसने दरवाज़ा छोड़ा, पर हॉलवे में वापस जाने से पहले बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊं, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस सीरीज़ को किस नेम से लिखोगी? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था जब से पैंटम ने जेरेमी की सारी डिमांड्स मान ली थी। मैंने कंधे उचकाए। मैंने सच में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें वेरिटी की नर्स से तुम्हारे पेन नेम से मिलवाऊं, ताकि कभी कोई तुम्हें इस सीरीज से ना जोड़ सके। उसकी चोटें इतनी बुरी थीं कि उसे एक नर्स की ज़रूरत थी। ओके, आई गेस मुझे आइडिया नहीं है कि मैं क्या नाम यूज़ करूं। तुम किस स्ट्रीट पर बड़ी हुई थी? जेरेमी ने पूछा। लॉरा लेन। तुम्हारे पहले पेट का क्या नाम था? चेज़, वो एक यॉकी था। लॉरा चेज़, उसने कहा। मुझे पसंद आया। मैंने अपना सर थोड़ा टेढ़ा किया। मुझे वो फेसबुक क्विज़ेस वाला पैटर्न याद आ गया। क्या इसी तरह लोग अपना पॉर्न स्टार नेम निकालते हैं? वो हंसा। पेन नेम हो या पॉर्न स्टार नेम, हर जगह काम करता है। उसने मुझे पीछे आने का इशारा किया। चलो, पहले वेरिटी से मिलते हैं, फिर मैं तुम्हें उसके ऑफिस ले जाऊंगा। जेरेमी एक बार में 2-2 सीढ़ियां चढ़ा। वहाँ एक एलिवेटर भी है जो किचन के पास नया लगवाया गया लगता है। वेरिटी अब पक्का व्हीलचेयर पर होगी। हे भगवान, बेचारी औरत। जब मैं ऊपर पहुंची तो जेरेमी मेरा इंतजार कर रहा था। हॉलवे 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक तरफ 3 दरवाजे और दूसरी तरफ 2। वो लेफ्ट मुड़ा। मैं 3 तक गिनूंगा। क्रू ने अपना आईपैड साइड में रखा, पर वो अब भी जेरेमी की बात नहीं मान रहा था। 3, 2 और फिर 1 पर जेरेमी ने क्रू पर झपट्टा मारा, उसके टखनों को पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। आज उल्टा लटकने वाली रात है। क्रू हंस रहा था और छटपटाया। फिर से नहीं। जेरेमी ने मेरी तरफ देखा। लॉरा, कितने सेकंड्स तक एक बच्चा उल्टा लटक सकता है इससे पहले कि उसका दिमाग पलट जाए और वो उल्टी बातें करने लगे? मैं उनकी मस्ती देखकर हंसी। मैंने सुना है 20 सेकंड्स, पर शायद 15 भी हो सकते हैं। क्रू बोला, नहीं डैडी, मैं शावर ले लूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग उल्टा हो जाए। और अपने कान भी साफ करोगे? क्योंकि साफ दिख रहा है कि जब मैंने तुम्हें नहाने को कहा था तब वो काम नहीं कर रहे थे। कसम से। जेरेमी ने उसे अपने कंधे पर डाला, उसे वापस सीधा किया और जमीन पर खड़ा कर दिया। उसने उसके बाल बिगाड़े और कहा, जाओ। मैंने देखा क्रू कमरे से भागा और हॉलवे के पार अपने बेडरूम में चला गया। जेरेमी को क्रू के साथ ऐसे देखकर घर थोड़ा ज्यादा वेलकमिंग लगने लगा। वो बहुत क्यूट है। कितने साल का है? 5, जेरेमी ने कहा। उसने वेरिटी के हॉस्पिटल बेड के साइड में हाथ डाला और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। उसने बेड के पास वाली टेबल से रिमोट उठाया और टीवी चालू कर दिया। हम दोनों बेडरूम से बाहर निकले और उसने दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर दिया। मैं हॉलवे के बीच में खड़ी थी जब उसने मेरी तरफ रुख किया। उसने अपने हाथ अपनी ग्रे स्वेट पैंट्स की पॉकेट्स में डाले। ऐसा लगा जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो, शायद कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हो, पर उसने नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और वेरिटी के बेडरूम की तरफ पीछे मुड़कर देखा। क्रू यहाँ अकेले सोने से डरता था। वो काफ़ी बहादुर रहा है, पर रातें उसके लिए मुश्किल होती हैं। वो उसके, वेरिटी के, करीब रहना चाहता था, पर उसे नीचे सोना पसंद नहीं था। इसलिए मैं हम दोनों को यहाँ ऊपर ले आया ताकि उसके लिए आसानी हो।
जेरेमी वापस हॉलवे में चलने लगा। इसका मतलब है कि रात को नीचे का पूरा हिस्सा तुम्हारा है। उसने हॉलवे की लाइट बंद कर दी। क्या तुम उसका ऑफिस देखना चाहोगी? जरूर। मैं उसके पीछे पीछे नीचे गई, स्टेयर्स की लैंडिंग के पास डबल डोर्स तक। उसने उनमें से एक दरवाज़ा खोला जिसमें उसकी पत्नी का सबसे प्राइवेट हिस्सा नजर आया, उसका ऑफिस। जब मैं अंदर गई मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी के अंडरवेयर ड्रॉर में झांक रही हूँ। वहाँ फर्श से छत तक बुक शेल्व्स थीं जिनमें हर कोने में किताबें भरी हुई थीं। दीवारों के साथ पेपर्स के बॉक्सेस लगे थे। वो डेस्क, हे भगवान, उसका डेस्क! वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ था, एक ऐसी दीवार के साथ जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जहां से पूरा बैकयार्ड दिखता था। डेस्क का 1 इंच भी ऐसा नहीं था जो पेपर्स या फाइल से भरा ना हो। वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंसान नहीं है, जेरेमी ने कहा। मैं मुस्कुराई, वेरिटी के साथ एक कनेक्शन फील करते हुए। ज्यादातर राइटर्स नहीं होते। इसमें वक्त लगेगा, मैं इसे खुद ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता, पर यह सब मेरे लिए ग्रीक है, मेरी समझ से बाहर। मैं अपने सबसे पास वाली शेल्फ के पास गई और किताबों पर हाथ फेरा। वो उसके काम के फॉरेन एडिशंस थे। मैंने शेल्फ से एक जर्मन कॉपी उठाई और उसे देखने लगी। उसके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों हैं। मैंने तुम्हारे लिए स्टिकी नोट्स पर पासवर्ड्स लिख दिए हैं। उसने उसके कंप्यूटर के पास से एक नोटबुक उठाई। वो हमेशा नोट्स लिखती रहती थी, अपने थॉट्स लिखना। वो नैपकिन्स पर अपने आइडियाज़ लिखती थी। एक वाटरप्रूफ नोटपैड पर शावर में डायलॉग लिखती थी। जेरेमी ने नोटपैड वापस डेस्क पर पटक दिया। एक बार तो उसने क्रू के डायपर के पीछे शार्पी से कैरेक्टर के नाम लिख दिए थे। हम जू में थे और उसके पास नोटपैड नहीं था। उसने ऑफिस में एक पूरा धीरे धीरे चक्कर लगाया, जैसे उसे यहाँ आए काफ़ी वक्त हो गया हो। पूरी दुनिया उसके लिए एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी, कोई भी सरफेस सेफ नहीं था। मुझे अंदर से अच्छा लगा कि वो उसकी क्रिएटिव प्रोसेस की इतनी इज्जत करता है। मैं वहाँ खड़े होकर गोल घूमी, सब कुछ महसूस करने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज़ में कदम रख रही हूँ। जब तुमने कहा था कि शायद तुम्हें रात भर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़े, तब मुझे हंसी आ रही थी, पर सच तो ये है, इसमें तुम्हें 2 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जब तक ज़रूरत हो तुम यहाँ रुक सकती हो। मैं चाहूँगा कि तुम पूरा वक्त लो और ये कंफर्म कर लो कि तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए, इससे पहले कि तुम न्यूयॉर्क वापस जाकर कंफ्यूज रहो कि काम शुरू कैसे करें। मैंने उन शेल्व्स की तरफ देखा जिसमें वो सीरीज़ थी जो मैं लिखने वाली थी। उस सीरीज़ में कुल 9 किताबें होनी हैं, 6 पब्लिश हो चुकी हैं और 3 अभी बाकी हैं। सीरीज़ का टाइटल है द नोबल वर्च्यूज़ और हर बुक एक अलग वर्च्यू यानी नेकी पर है। जो 3 मुझे लिखनी है वो है करेज, ट्रूथ और ऑनर। सारी 6 किताबें उसकी शेल्व्स पर थीं और मुझे खुशी हुई कि वहाँ एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी थीं। मैंने सेकंड नॉवल की एक कॉपी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी। क्या तुमने अभी तक ये सीरीज़ पढ़ी है? जेरेमी ने पूछा। मैंने सर हिलाया, ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैंने ऑडियो बुक सुनी थी। वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और यहाँ आने के बारे में सवाल पूछ सकता था। अभी तक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और यहाँ आने के बीच मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने किताब वापस शेल्फ पर रख दी। तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? मैंने उनमें से एक भी नहीं पढ़ी, उसकी पहली बुक के बाद से। मैं घूमी और उसे देखने लगी। सच में? मैं 3 तक गिनूंगा। क्रू ने अपना आईपैड साइड में रखा, पर वो अब भी जेरेमी की बात नहीं मान रहा था। 3, 2 और फिर 1 पर जेरेमी ने क्रू पर झपट्टा मारा, उसके टखनों को पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। आज उल्टा लटकने वाली रात है। क्रू हंस रहा था और छटपटाया। फिर से नहीं। जेरेमी ने मेरी तरफ देखा। लॉरा, कितने सेकंड्स तक एक बच्चा उल्टा लटक सकता है इससे पहले कि उसका दिमाग पलट जाए और वो उल्टी बातें करने लगे? मैं उनकी मस्ती देखकर हंसी। मैंने सुना है 20 सेकंड्स, पर शायद 15 भी हो सकते हैं। क्रू बोला, नहीं डैडी, मैं शावर ले लूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा दिमाग उल्टा हो जाए। और अपने कान भी साफ करोगे? क्योंकि साफ दिख रहा है कि जब मैंने तुम्हें नहाने को कहा था तब वो काम नहीं कर रहे थे। कसम से। जेरेमी ने उसे अपने कंधे पर डाला, उसे वापस सीधा किया और जमीन पर खड़ा कर दिया। उसने उसके बाल बिगाड़े और कहा, जाओ। मैंने देखा क्रू कमरे से भागा और हॉलवे के पार अपने बेडरूम में चला गया। जेरेमी को क्रू के साथ ऐसे देखकर घर थोड़ा ज्यादा वेलकमिंग लगने लगा। वो बहुत क्यूट है। कितने साल का है? 5, जेरेमी ने कहा। उसने वेरिटी के हॉस्पिटल बेड के साइड में हाथ डाला और उसे थोड़ा ऊपर उठाया। उसने बेड के पास वाली टेबल से रिमोट उठाया और टीवी चालू कर दिया। हम दोनों बेडरूम से बाहर निकले और उसने दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर दिया। मैं हॉलवे के बीच में खड़ी थी जब उसने मेरी तरफ रुख किया।
उसने अपने हाथ अपनी ग्रे स्वेट पैंट्स की पॉकेट्स में डाले। ऐसा लगा जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो, शायद कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हो, पर उसने नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और वेरिटी के बेडरूम की तरफ पीछे मुड़कर देखा। क्रू यहाँ अकेले सोने से डरता था। वो काफ़ी बहादुर रहा है, पर रातें उसके लिए मुश्किल होती हैं। वो उसके, वेरिटी के, करीब रहना चाहता था, पर उसे नीचे सोना पसंद नहीं था। इसलिए मैं हम दोनों को यहाँ ऊपर ले आया ताकि उसके लिए आसानी हो। जेरेमी वापस हॉलवे में चलने लगा। इसका मतलब है कि रात को नीचे का पूरा हिस्सा तुम्हारा है। उसने हॉलवे की लाइट बंद कर दी। क्या तुम उसका ऑफिस देखना चाहोगी? ज़रूर। मैं उसके पीछे पीछे नीचे गई, स्टेयर्स की लैंडिंग के पास डबल डोर्स तक। उसने उनमें से एक दरवाज़ा खोला जिसमें उसकी पत्नी का सबसे प्राइवेट हिस्सा नजर आया, उसका ऑफिस। जब मैं अंदर गई, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी के अंडरवेयर ड्रॉर में झांक रही हूँ। वहाँ फर्श से छत तक बुकशेल्व्स थीं जिनमें हर कोने में किताबें भरी हुई थीं। दीवारों के साथ पेपर्स के बॉक्सेस लगे थे। वो डेस्क, हे भगवान, उसका डेस्क! वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक फैला हुआ था, एक ऐसी दीवार के साथ जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जहां से पूरा बैकयार्ड दिखता था। डेस्क का 1 इंच भी ऐसा नहीं था जो पेपर्स या फाइल से भरा ना हो। वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड इंसान नहीं है, जेरेमी ने कहा। मैं मुस्कुराई, वेरिटी के साथ एक कनेक्शन फील करते हुए। ज्यादातर राइटर्स नहीं होते। इसमें वक्त लगेगा, मैं इसे खुद ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता, पर यह सब मेरे लिए ग्रीक है, मेरी समझ से बाहर। मैं अपने सबसे पास वाली शेल्फ के पास गई और किताबों पर हाथ फेरा। वो उसके काम के फॉरेन एडिशंस थे। मैंने शेल्फ से एक जर्मन कॉपी उठाई और उसे देखने लगी। उसके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों हैं। मैंने तुम्हारे लिए स्टिकी नोट्स पर पासवर्ड्स लिख दिए हैं। उसने उसके कंप्यूटर के पास से एक नोटबुक उठाई। वो हमेशा नोट्स लिखती रहती थी, अपने थॉट्स लिखना। वो नैपकिन्स पर अपने आइडियाज़ लिखती थी। एक वाटरप्रूफ नोटपैड पर शावर में डायलॉग लिखती थी। जेरेमी ने नोटपैड वापस डेस्क पर पटक दिया। एक बार तो उसने क्रू के डायपर के पीछे शार्पी से कैरेक्टर के नाम लिख दिए थे। हम जू में थे और उसके पास नोटपैड नहीं था। उसने ऑफिस में एक पूरा धीरे धीरे चक्कर लगाया, जैसे उसे यहाँ आए काफ़ी वक्त हो गया हो। पूरी दुनिया उसके लिए एक मैन्यूस्क्रिप्ट थी, कोई भी सरफेस सेफ नहीं था। मुझे अंदर से अच्छा लगा कि वो उसकी क्रिएटिव प्रोसेस की इतनी इज्जत करता है। मैं वहाँ खड़े होकर गोल घूमी, सब कुछ महसूस करने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज़ में कदम रख रही हूँ। जब तुमने कहा था कि शायद तुम्हें रात भर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़े, तब मुझे हंसी आ रही थी, पर सच तो ये है, इसमें तुम्हें 2 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जब तक ज़रूरत हो तुम यहाँ रुक सकती हो। मैं चाहूँगा कि तुम पूरा वक्त लो और ये कंफर्म कर लो कि तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए, इससे पहले कि तुम न्यूयॉर्क वापस जाकर कंफ्यूज रहो कि काम शुरू कैसे करें। मैंने उन शेल्व्स की तरफ देखा जिसमें वो सीरीज़ थी जो मैं लिखने वाली थी। उस सीरीज़ में कुल 9 किताबें होनी हैं, 6 पब्लिश हो चुकी हैं और 3 अभी बाकी हैं। सीरीज़ का टाइटल है द नोबल वर्च्यूज़ और हर बुक एक अलग वर्च्यू यानी नेकी पर है। जो 3 मुझे लिखनी है वो है करेज, ट्रूथ और ऑनर। सारी 6 किताबें उसकी शेल्व्स पर थीं और मुझे खुशी हुई कि वहाँ एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी थीं। मैंने सेकंड नॉवल की एक कॉपी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी। क्या तुमने अभी तक ये सीरीज़ पढ़ी है? जेरेमी ने पूछा। मैंने सर हिलाया, ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैंने ऑडियो बुक सुनी थी। वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और यहाँ आने के बारे में सवाल पूछ सकता था। अभी तक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और यहाँ आने के बीच मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने किताब वापस शेल्फ पर रख दी। तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? मैंने उनमें से एक भी नहीं पढ़ी, उसकी पहली बुक के बाद से। मैं घूमी और उसे देखने लगी। सच में? तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद ऑल योर बुक लवर फ्रेंड्स। पसंद आई हो हमारी ऑडियो बुक तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।